नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर महाभारत छिड़ गई है। दोनों के बीच घमासान हो रहा है। दोनों मतलब बीजेपी का जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, और आरएसएस के का जो नेतृत्व है यानी मोहन भागवत, इन दोनों के बीच एक तरह की आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। दोनों ये चाह रहे हैं कि उनके मन माफिक कोई व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बने। दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और ये आर पार की लड़ाई कहाँ जाकर ख़त्म होगी, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने धमकी दे दी है कि अगर उनकी सहमति का, उनकी मर्जी का अध्यक्ष नहीं बना तो वो प्रधानमंत्री पद तक छोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ मोहन भागवत इस धमकी में आने वाले नहीं हैं। इस तरह की संकेत हैं कि वो इस धमकी को दरकिनार करते हुए एक ऐसा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो न केवल मोदी सरकार को नियंत्रित करे, बल्कि वो आरएसएस संघ मोहन भागवत के प्रति वफादार भी हो। तो ये साफ साफ बात दिख रही है कि भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों भारतीय जनता पार्टी कैसे चले, इसको लेकर आमने सामने हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जिस तरह से 10 साल पार्टी का अध्यक्ष उनके हिसाब से काम करता रहा है, उनके कहे पर काम करता रहा है, आगे भी वही स्थिति बनी रहे। इसीलिए पहले जेपी नड्डा को ही एक्सटेंशन देने की बात चल रही थी, जो कि हम जानते हैं कि एक तरह से वो रबर स्टाम्प हैं प्रधानमंत्री मोदी के। उनके इशारे पर चलते हैं, कहीं कोई इधर से उधर होने की ना हिम्मत करते हैं और शायद ना ही उनकी इसकी इच्छा रहती होगी। तो जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति की ज़रूरत प्रधानमंत्री मोदी को है, ख़ास तौर पर इसलिए है कि 4 जून के बाद उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई है, राष्ट्रीय राजनीति में हो गई है और पार्टी के अंदर भी हो गई। तो वो अब ये जोखिम नहीं लेना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर से कोई ऐसा विरोध खड़ा हो जो उनको चैलेंज करे, उनके कामों की नुक्ताचीनी करे, उनकी आलोचना करे, उनके फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाए। वो एक कठपुतली अध्यक्ष चाहते हैं इसलिए, और उनको ये लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, और नहीं होने देने के पीछे भी उनको ये मंशा लग रही है आरएसएस की, मोहन भागवत की, कि अंततः अब आरएसएस ने मन बना लिया है कि मोदी जी ने काफ़ी नेतृत्व कर लिया सरकार का, पार्टी का, और अब विकल्प चाहिए आगे का, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता तेज़ी से गिरती जा रही है। मोदी जी की वजह से पार्टी की लोकप्रियता गिरती जा रही है। मोदी जी ने पार्टी को अपना एक टूल बना लिया है और पार्टी में एक लॉबी हावी हो गई है और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक संवाद चरमरा गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ठीक है कि मोदी ने आरएसएस के एजेंडे के कुछ हिस्से को लागू कर दिया है, बड़ी अच्छी बात। इसको बार बार मोदी समर्थक इसका ढिंढोरा भी पीटते हैं कि आरएसएस को क्या चाहिए जब मोदी जी सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो। लेकिन आरएसएस केवल आज भर की बात नहीं सोच रहा है, वो कल की भी बात सोच रहा है कि अगर मोदी जी इस तरह से पार्टी चलाएंगे तो पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। वो अलोकप्रिय हो चुकी है, हो रही है। मोदी जी की अलोकप्रियता भी उस पर भारी पड़ रही है और उसका जो पूरा एक संस्कृति विकसित हुई थी पार्टी को चलाने की, राजनीतिक संस्कृति, वो भी ध्वस्त हो रही है। उसकी कई वजह हैं जिस पर हम बात करते रहे हैं कि कैसे बाहर से लोगों को लाकर महत्वपूर्ण पद दिए गए, उनको जिम्मेदारियां दी गईं, कैसे गुजराती लॉबी ने बीजेपी को अपने ढंग से ढकेला है और बाकी लोगों की उपेक्षा हुई है,
एक बड़ा वर्ग है जो उपेक्षित महसूस कर रहा है। बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको कैसे दरकिनार कर दिया है मोदी, शाह एंड कंपनी ने। ये सारी चीज़ें आरएसएस एक सूची बनाकर बैठा है कि मोदी जी की वजह से, अमित शाह की वजह से, जेपी नड्डा की वजह से पार्टी का कितना ह्रास हुआ है और हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कहना है ये है कि मोदी जी के हटते ही पार्टी फिर से 10 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने पार्टी को बहुत कमज़ोर कर दिया है इंटरनली। वो अपने को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये आरएसएस का आकलन है। जो पलक्कड़ केरल में उनकी मीटिंग हुई थी आरएसएस के पदाधिकारियों की, कहा जाता है कि उसमें इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और उसके पहले, यानी ये मीटिंग 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हुई थी केरल वाली, और उसके पहले 13 अगस्त को दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आरएसएस के 2 हुसबोले और अरुण कुमार अधिकारी थे, और उसमें अमित शाह भी थे, और राजनाथ सिंह ने ये मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। बहुत साफ है क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। अब कई नाम आए हैं जिनकी चर्चा पहले से भी हो रही थी। पहले तो विनोद तावड़े की चर्चा हो रही थी, बीएल संतोष की चर्चा हो रही थी, तमाम नाम एक एक करके आ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस की चर्चा हो रही थी। फिर बीच में ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, जिससे उनका पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग ख़त्म हो गया। उसकी संभावना ख़त्म हो गई, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़े, वो पार्टी के अध्यक्ष बने और उनके लिए मुसीबत बने, उनके लिए चुनौती बने। वो किसी नेता को बड़े होते हुए नहीं देखना चाहते अपने सामने, जो उनके लिए चुनौती पेश कर सके। और न केवल वो, बल्कि अमित शाह भी उस रणनीति में शामिल होंगे। तो शिवराज सिंह चौहान का पत्ता इस तरह से काट दिया गया। इन सब नामों को दरकिनार करते हुए अचानक बीच में एक नाम सामने आता है, संजय जोशी का। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं संजय जोशी। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से उनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया था। ये आरएसएस के प्रचारक हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, अविवाहित हैं, और मोदी जी की आंख के किरकिरी हैं। हालांकि दोनों पहले बहुत अच्छे मित्र होते थे। ये 89-90 की बात है। दोनों गुजरात में साथ में काम कर रहे थे। दोनों ने मेहनत की, और भी नेताओं ने मेहनत की होगी, और 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद खेल बिगड़ना शुरू होता है। 95 में सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी को केंद्रीय राजनीति में भेज दिया जाता है, और संजय जोशी वहाँ संगठन मंत्री बन जाते हैं। पहले संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनको रिप्लेस कर देते हैं संजय जोशी, और यहाँ से दोनों के रिश्ते में खटास शुरू होती है। 2000 के आसपास सरकार डावाडोल होनी शुरू होती है। चुनाव होते हैं, एक बार फिर से केशुभाई मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बगावत शुरू होती है। केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दंगे होते हैं, करवाए जाते हैं, गोधरा कांड होता है करवाया जाता है, ये विवाद के घेरे में है, लेकिन नरेंद्र मोदी उससे एक बड़ी शख्सियत के रूप में उभरते हैं। अब स्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। अब मोदी संजय जोशी को किनारे लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। संजय जोशी, जो कि आरएसएस के तब तक वरिष्ठ नेता बन चुके थे, गुजरात में लंबा काम कर चुके थे, उनके बहुत सारे परिजन गुजराती हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये लगा कि ये मेरे लिए चैलेंज खड़ा कर सकते हैं।
वहाँ से संजय जोशी को किनारे लगाने का काम शुरू हुआ और एक सेक्स सीडी आती है संजय जोशी की। अब वो फर्जी थी, सही थी, गलत थी, ये एक अलग मसला है, लेकिन उस सीडी में वो आपत्तिजनक स्थिति में किसी महिला के साथ दिखते हैं और वहाँ से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वो बिल्कुल किनारे कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक बदनाम चेहरे को लेकर पार्टी नहीं चल सकती। इतना सारा विवाद हो गया। लेकिन इस सेक्स सीडी कांड का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि चर्चाएं ये थीं कि ये सेक्स सीडी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाई थी और उसको बंटवाया था संजय जोशी को ठिकाने लगाने के लिए। तो ये नरेंद्र मोदी की अदावत इस हद तक चली गई, जैसा कहा जाता है कि उन्होंने संजय जोशी को एक सेक्स कांड में फंसाकर उनको किनारे कर दिया। लेकिन बाद में जो भी हुआ हो, संघ को लगा या बीजेपी को लगा कि वो जो हो गया, या उन्हें लगा कि ये सीडी फर्जी थी वगैरह वगैरह। 2012 में उनकी बहाली होती है और उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना दिया जाता है। वहाँ इलेक्शन होने वाले थे। इससे मोदी नाराज होते हैं, लेकिन उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। लेकिन जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो संजय जोशी के लिए कोई जगह नहीं रखते। उनकी हालत फिर पहले जैसी हो जाती है। तो ये संजय जोशी और इनका रिश्ता था। संजय जोशी को इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते रहे होंगे कि ये आदमी नरेंद्र मोदी को अच्छे से समझता है, उसकी राजनीति को अच्छे से समझता है और ये बीजेपी को भी अच्छे से जानता है, आरएसएस को भी अच्छे से जानता है, तो एक अंकुश मोदी पर लगा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको कैसे बर्दाश्त करने वाले हैं? उन्होंने खुलकर विरोध कर दिया और ये हुआ कि फिर संजय जोशी का पत्ता कट गया, वो दरकिनार कर दिए गए फिर से। क्योंकि मोहन भागवत बिल्कुल इस तरह की भी स्थिति नहीं लाना चाहते होंगे कि दोनों एकदम से भिड़ जाएं और सरकार पर असर पड़ जाए या पार्टी में मतभेद इस स्तर पर खड़े हो जाए कि सारी तोहमत उनके सिर पर आए कि उन्होंने ये कर दिया। तो संजय जोशी का मामला ऐसा लगता है कि अब संजय जोशी इस रेस से बाहर हो चुके हैं। अब इस रेस में कौन है? कुछ नाम मोदी जी के तरफ से आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले से चल ही रहा था, बीएल संतोष का नाम अभी भी चल रहा है। इस तरह के नाम अभी चल ही रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी की तरफ से नाम आ रहे हैं वो मोहन भागवत को स्वीकार्य नहीं। वो कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, जो मोदी जी के धमकियों में ना आए, मोदी जी की चमचागिरी ना करे, मोदी जी की आलोचना करने का साहस रख सके, मोदी जी के हिसाब से बीजेपी न चले, बीजेपी अपने हिसाब से चले और आरएसएस के हिसाब से चले। ये भागवत जी का प्लान है। और एक नया नाम इसमें जुड़ गया, वसुंधरा राजे सिंधिया का। राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस समय वो भी हाशिए पर डाल दी गई हैं, नाराज़ चल रही हैं और उनकी सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। तो क्या वसुंधरा राजे को स्वीकार करेंगे मोदी? ये एक बड़ा सवाल है। और वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन ऐसा हो सकता है
जो संघ की सुने और मोदी भी उसके लिए तैयार हो जाए। ऐसा कोई नाम फिलहाल दिख नहीं रहा है। आरएसएस के कुछ नेता जैसे आरएसएस से गए बीजेपी में बीएल संतोष हो सकते हैं, लेकिन बीएल संतोष में वो फायर नहीं है, उनमें उस तरह की आग नहीं है। इसी तरह से एक नाम विनोद तावड़े चल रहा है। विनोद तावड़े भी महाराष्ट्र के हैं और एक समय तो लगभग तय मान लिया जा रहा था कि उनको बना देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खस्ता है, गठबंधन की हालत खस्ता है, उनके आने से शायद फ़र्क पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको आजमा के देख लिया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए विनोद तावड़े का नाम थोड़ा उसके मार्क्स कट गए हैं उनके। विनोद तावड़े, बीएल संतोष। अब सवाल उठता है कि ये सब नाम अगर आरएसएस को पसंद नहीं है और दूसरे नाम जो आरएसएस सोच रहा है अगर मोदी को पसंद नहीं है तो क्या होगा? क्या एक बड़ा संग्राम होने वाला है, या अंततः अभी कोई एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिस पे दोनों कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन आरएसएस दबाव डालेगा कि 75 साल पूरे होने पर मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें। अब ये दबाव चारों तरफ से बनने लगा है, प्रधानमंत्री पर भी, आरएसएस भी बना रहा है और बीजेपी के अंदर से भी। और अरविंद केजरीवाल जैसे बार बार खोज कर भागवत को, पार्टी को 75 साल गिना रहे हैं कि जब सबके लिए नियम है तो इनके लिए क्यों नहीं हो सकता। बेशक अमित शाह कह चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री के लिए नियम नहीं था, लेकिन अब नई परिस्थितियां हैं। 240 की बीजेपी है, कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, बैसाखियों पर चल रहे हैं, अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत हमलावर है, एग्रेसिव है, और ये 4 राज्यों के चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो नरेंद्र मोदी की स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। और अगर 1-2 राज्य जीत जाती हैं तो शायद नरेंद्र मोदी थोड़ा अपने को एसर्ट कर पाने की स्थिति में हो, लेकिन उसकी संभावना कम दिख रही। एक झारखंड के बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये 2 राज्य तो हाथ से निकलेंगे ही जिनका चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र में भी दुर्गति होगी। अगर ये तीनों बड़े राज्य, तीसरा बड़ा राज्य, बाकी 2 महत्वपूर्ण राज्य भी हाथ से निकलते हैं बीजेपी के, तो मोदी जी की स्थिति और कमज़ोर होने वाली, और इसके बाद उन पर अटैक भी बढ़ेंगे, उनका प्रताप भी घटेगा, इकबाल भी घटेगा, पार्टी के अंदर भी उनकी स्थिति कमज़ोर होगी। ऐसी सूरत में मोदी जी को हो सकता है कि आरएसएस के सामने सरेंडर करना पड़े, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो आरएसएस फिर शायद उनकी विदाई की तैयारी भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।